Let us see. So till now we have discussed a lot of questions. हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को ऑलरेडी कर चुका है और आप देख भी चुके हैं. So अब समय आ गया है कुछ नेक्स्ट अलग तरह के क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करने के लिए, राइट? ठीक है. वहीं जो पिछले क्लास में बोले थे ना कि 30-40 शब्द में कुछ आंसर लिखना है कुछ क्वेश्चंस का, तो उसी तरह के क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे, अब प्रैक्टिस करने का प्रयास करते हैं. ठीक है. सो लेट्स सी. जरा सा इंक उसमें डीजल पानी डालेंगे था ना, ये चलेगा है कि नहीं छोटा? मेरा चैन मैन सब उजड़ा डाले. इतना बहुत चला गया इसमें. जब तक एकदम ऊपर तक नहीं भरा जाता है ना, जब तक छोड़ते नहीं ना है हम, इसीलिए इतना सब कुछ हो रहा है, समझे? देखो ना, इतना भर देते हैं कि कवर लगाते हैं तो इंक बाहर आ जाता है. नहीं देखे? देखिए, इसीलिए तो उगता है पूरा बढ़िया से. नहीं तो पीछे वाला लड़कन सब बोला कि सर देख ही नहीं रहा लिखेंगे. सो सीधी बात, नो बकवास, क्वेश्चन आंसर करें. पेज नंबर 298 प्रैक्टिस पेपर एवरग्रीन का देख लो. ये सभी के पास होना चाहिए प्रैक्टिस पेपर, क्लास 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट इंग्लिश का, सीबीएसई बोर्ड. इसको सोल्व कीजिए प्रैक्टिस पेपर, इतना मोटा है ये. ठीक है. इसी से सभी पोएम का सभी क्वेश्चन आंसर सभी कुछ करेंगे. ग्रामर सेक्शन के ऊपर भी चर्चा करेंगे और स्टोरी वाला भी, सब कुछ भी नहीं छोड़ेंगे. So now we have answer the following questions. In 30 to 40 words each. ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारे. मेरा मतलब है ये इंफॉर्मेशन है कि सभी क्वेश्चन का जो आंसर है वो तकरीबन 30 से 40 शब्द में आंसर लिखना है कम से कम. लेट अस सी. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर पहला, व्हाट इज अ डस्ट ऑफ अ स्नो? व्हाट इज ए डस्ट ऑफ अ स्नो? ये पहला क्वेश्चन है हमारे. समझे? डस्ट ऑफ अ स्नो जो है वो क्या है, ये हम लोगों से पूछा गया है. आइए लिखते हैं आंसर जी. लिखेंगे कि टेनी पार्टिकल्स ऑफ आइस is called the dust of a snow. यानी कि बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े को हमने क्या कहा? डस्ट ऑफ अ स्नो बोला है. ये बात तो हो गई भाई. अब आगे ध्यान देने वाली बातें क्या है? लिखेंगे कि इट इज, ऐसे लिखो, इट कैन बी, है ना, इट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय ए प्रोसेस कॉल्ड फ्रीजिंग ऑफ वाटर. ठीक है. जिससे इस स्नो को कैसे प्राप्त किया जाता है, तो एक स्पेशल प्रक्रिया है जिसका नाम है फ्रीजिंग ऑफ वाटर. तो इस प्रक्रिया के मदद से हम लोग
स्नो यानी कि आइस या फिर बर्फ हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। बात समझ में आया? चलिए बहुत बढ़िया। आगे लिखेंगे इन कोल्ड कंट्रीज सच एज अंटार्कटिका there are snowfall and all the water are converted as ice। ठीक है, डस्ट ऑफ स्नो क्या है पता चल गया। तो 30 से 40 शब्द में आंसर कहा है, इतना सफिशियंट है। ठीक है ना? क्या शब्द हुआ जी? गिन लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 34 35 36 37 शब्द में हमने लिखा है और 30-40 शब्द के बीच में आपका आंसर खोज रहा है, तो इतना सफिशियंट होता है। ठीक, अब समय आ गया है क्वेश्चन नंबर 2 की ओर मूव करने का। क्वेश्चन नंबर पहला समझना चाहते हो तो समझ लो। क्वेश्चन नंबर पहला जो लिखाया हूं इसमें पूछा गया कि डस्ट ऑफ स्नो क्या है। तो जो बर्फ के छोटे छोटे पार्टिकल्स है उसी को डस्ट ऑफ स्नो कहते हैं। और आगे आंसर में लिखा है कि ये जो स्नो है या फिर बर्फ है इससे कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो इसे प्राप्त करने का आसान तरीका एक ये भी है कि जो हमारा फ्रीजिंग की प्रक्रिया है साइंस में, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग लिक्विड इनटू सॉलिड इज कॉल्ड फ्रीजिंग, यानी कि लिक्विड से सॉलिड में बदलने की प्रक्रिया को फ्रीजिंग बोलते हैं। समझे? तो पानी को ठंडा करेंगे तो वो बर्फ बन जाएगा, इस प्रक्रिया को फ्रीजिंग कहते हैं। तो फ्रीजिंग प्रक्रिया से हम लोग फ्रीजिंग ऑफ वाटर करके आइस बना सकते हैं। ठीक, और जहां तक की बातें करें कोल्ड कंट्रीज का, तो वहां पे बिना कुछ किए हुए ही आइस मिल जाता है, जैसे अंटार्कटिका हो गया। ठीक है, जहां पे पेंगुइन्स वगैरह ये सब भी रहते हैं, है कि नहीं? चलिए द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चंस, राइट, लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, व्हाट हैपेंड when the poet was passing by a hemlock tree। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि जब पोएट हेमलॉक ट्री के पास से गुजर रहे थे तो क्या हुआ। ये क्वेश्चन है, आंसर देखो। A crow shook down the dust of snow on the poet when he was passing by a hemlock tree। ठीक है जी, समझ गया? तो जब पोएट हेमलॉक ट्री के पास से गुजर रहा था तो क्या हुआ उसके साथ, ये क्वेश्चन है। तो हमने लिखाया कि एक कौवा जो है वो पोएट के ऊपर
डस्ट ऑफ स्नो यानी कि बर्फ के धूल कण को झाड़ डाला जब पोएट उस पेड़ से हेमलॉक ट्री के पेड़ पास से गुजर रहे थे तब। खत्म हो गया आंसर। ठीक है, आगे जो कुछ भी लिखेगा आपकी मर्जी है, आप नहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है, आगे और जोड़ना चाहते हो तो जोड़ भी सकते हो कि ड्यू टू दिस, ऐसे जरूरत नहीं है लेकिन आपकी मर्जी है। ड्यू टू दिस पोएट मूड वाज चेंज्ड, जिसके कारण पोएट का मूड जो है वो चेंज्ड, बदल जाता है। ठीक है, इतना सफिशियंट रहेगा क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर में। ठीक है, आप इसको लिख लीजिए, फिर मैं क्वेश्चन नंबर 3 में मूव करेगा। सो आई होप कि आपने इसे लिखा होगा। मैं क्वेश्चन नंबर 3 में मूव कर सकता हूं। राइट राइट। मिटाया ना जी? The next one, that is the question number 3, right? Let us see. What was the act of the crow? This is the question number 3, right here. What was the act of crow? Act of the crow. क्रो बोलिए चाहे क्राउ बोलिए, एक ही बात है, लेकिन ज्यादा बढ़िया रहेगा क्रो बोलो, CROW, क्रो। क्रो मीन्स कौआ। तो कौवे का क्या एक्ट रहा? व्हाट वाज द एक्ट ऑफ द क्राउ, यानी कि कौवे का क्या एक्ट है, क्या रोल है, क्या किया कौवा ने इस पोएम में, यही हमारा क्वेश्चन है। तो नाउ स्टार्ट्स राइटिंग, आंसर लिखना शुरू करो। आंसर होगा हमारा कि a crow shook down on the poet a dust of snow from a hemlock tree. This happened when the poet was passing by the tree. ठीक है, तो कौवे का क्या रोल है, क्या एक्ट है, क्या कारनामा है? तो जब रॉबर्ट फ्रॉस्ट पास हो रहे थे उस हेमलॉक ट्री के पास से एकदम गुजर रहे थे, तो कौवा जो है वो उनके ऊपर बर्फ के धूल कण जो है वो झाड़ डालता है, अपने पंख फड़फड़ाता है, तो जो पेड़ की पत्तियां हैं उसके ऊपर बर्फ है, बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े हैं, पत्तियां हिलती है तो बर्फ जो है वो ससर करके
पोएट के बॉडी के ऊपर गिर जाता है। पोएट जो है वो बहुत उदास थे, तो अब खुश हो जाते हैं, बर्फ गिरता है तो उनका मूड जो है वो बदल जाता है। ठीक है, समझ गया? क्लियर है? तो यही एक्ट है, इतना ही आंसर लिखिए, सफिशियंट है। खत्म हो गया। 340 साल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 24 25 ही हुआ। मैं यूं ही गिन रहा हूं शब्दों को मनोरंजन के लिए। ठीक है, आपको गिन के लिखने की जरूरत नहीं है। एक लाइन में आंसर होता है तो एक लाइन में भी आंसर दे सकते हो, कोई तकलीफ वाली बातें नहीं। ठीक है, आपका मर्जी है 100 शब्द में आंसर लिखना तो 100 में भी लिखिए, कौन रोकेगा? कोई नहीं। ठीक है, लेकिन आंसर उचित होना चाहिए। समझ रहे हो ना? ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 में मूव करते हैं जी। है कि नहीं? 3 तो हो ही गया, देख लिया तुम, राइट? क्वेश्चन नंबर 4 देखो। What change was felt by the poet and when? What change was felt by the poet and when? ठीक है, poet, this is our questions। ठीक, हमारा क्वेश्चंस क्या है, समझो बात के मतलब। हमारा क्वेश्चन है कि किस तरह के बदलाव जो है वो पोएट के द्वारा महसूस किया गया। फेल्ट मतलब महसूस। किस तरह के बदलाव पोएट के द्वारा महसूस किया गया और कब किया गया, ये क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, तो आंसर लिखिए। ए ग्लोरियस और हैप्पी और हैप्पीली मूड was felt by the poet। कब किया गया? तो लिखेगा कि दिस हैपेंड, ये सब हुआ। कब हुआ? तो वहीं तो लिखा रहा हूं जी। when a crow shake down the dust of snow from a hemlock tree। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था आपको पता है ना? क्वेश्चन है कि किस तरह का चेंज जो है वो महसूस किया गया पोएट के द्वारा और कब किया गया। तो हमने आंसर में लिखा दिया ये 3 लाइन में कि ग्लोरियस यानी कि एकदम खुशी वाला मूड जो है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, ग्लोरियस हैप्पी मूड वाज फेल्ड, यानी कि ग्लोरियस और खुशी वाला मूड जो है वो महसूस किया गया पोएट के द्वारा। कब किया गया? तो जब एक कौवा हेमलॉक ट्री के ऊपर से डस्ट ऑफ स्नो को गिरा देता है पोएट के ऊपर, तब ये सब कुछ पोएट में महसूस करता है, खुशी महसूस करता है। ठीक है, आंसर खत्म हो गया। क्लियर है? सो क्वेश्चन नंबर 4 इज कंप्लीटेड। द नेक्स्ट वन, the next question, that is the question number 5, right? Question number 5 देखो। What are the crow and the hemlock tree symbols of, ठीक है, समझा? यानी कि कौवा और हेमलॉक ट्री, देखो ना लिखे हैं, क्रो यानी कि कौवा और हेमलॉक ट्री यानी कि धतूरे के पेड़। तो क्रो और हेमलॉक ट्री जो है वो किस चीज का सिंबल्स है? इस पोएम में कौवा और हेमलॉक ट्री जो है वो किस चीज का सिंबल को रिप्रेजेंट करता है? पोएम छोड़ो,
ये कौवा और हेमलॉक ट्री आखिरकार ये सिंबल्स किसका है? ठीक, ये क्वेश्चन है। तो आंसर लिखिए, क्रो एंड hemlock tree are the symbols of sorrow or sad or unlucky, ठीक है, और क्रुएल्टी। ठीक है, तो किस चीज का सिंबल्स है ये? कौवा और हेमलॉक ट्री। तो क्रुएल्टी का, निर्दयता का, अनलक्की का, दुर्भाग्यशाली का, सैड का, उदास का, सौरव का, दुख का, इन सब का सिंबल्स है। लेकिन पोएट जो है वो इसमें भी पॉजिटिविटी को खोज रहे हैं। आगे लिखना चाहता है तो लिख सकता है, बट इन द पोएम the poet try to find good things in it। ठीक है, उसमें भी अच्छी चीजें जो है वो खोजने का प्रयास किया है पोएट ने। ठीक है, तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो खत्म होता है। आप इसे लिख लीजिए, फिर मिटा करके क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 मैं अभी लिखवाता है, करवाता है। ठीक है, आई होप कि आपने इसे लिखा होगा, लिख लिए होंगे। मिटाएं फिर। चलो, वेरी गुड, वेरी नाइस। लेट्स इरेज इट, राइट? लेट्स इरेज इट, राइट? ओके, हो गया ना जी? मिटाए ना? बोलिए ना हाँ। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो। ठीक है, इन विच मूड वाज द पोएट? ठीक, इन विच मूड वाज द पोएट? दिस इज आवर क्वेश्चंस, राइट? ठीक है,
हमारा क्वेश्चंस क्या है, समझो। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन है कि पोएट जो है वो किस तरह के मूड में है। ठीक, तो आंसर लिखिए, उसके बाद मैं एक्सप्लेन कर देता है, डोंट वरी। इन एग्रेसिव और सैड मूड, इन एग्रेसिव और सैड मूड वाज द पोएट। पोएट किस मूड में है, तो एग्रेसिव, गुस्सा और उदास वाले मूड में है पोएट। ठीक है, बट आफ्टर sometimes his mood was totally changed due to incidents। ठीक है, लेकिन एक घटना के कारण कवि का जो पूरे के पूरे मूड है वो बदल जाता है। तो कवि किस मूड में है, तो एग्रेसिव यानी कि गुस्सा और सैड यानी कि उदास वाले मूड में है, लेकिन कुछ समय के बाद उनका मूड जो है वो पूर्ण रूप से बदल जाता है। काहे, क्योंकि एक घटना घटता है। ठीक है, और आगे लिखना कोई जरूरी नहीं है कि कौन सा घटना है। घटना यही था कि कौवा जो है वो हेमलॉक ट्री के ऊपर से बर्फ जो है वो कवि के ऊपर गिराता है, फिर उनका मूड जो है वो उदास से खुशी वाला हो जाता है। ठीक है, इतना लिखाएगा तो ये लिखने के लिए नहीं था अभी भी जो बोला। ठीक है, इतना ही आंसर सफिशियंट है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो खत्म होता है जी। ठीक है, समझ गया बात का मतलब। अब क्वेश्चन नंबर 7 की बातें कर लें। लेट अस सी, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 7। हाउ डज the poet look upon nature। ठीक है, समझे बात का मतलब। हमारा क्वेश्चन है हाउ डज द पोएट लुक अपॉन द नेचर, यानी कि पोएट ने इस नेचर को, प्रकृति को किस तरह से देखा है, आपको बताना है। ठीक है, तो आंसर लिखो। द पोएट लुक अपॉन नेचर is nature in simple and innocent gift of this world। We should always respect and conserve our nature, and there is nothing in our nature that is unlucky। Besides this, everything is lucky। है, चलो खत्म हो गया जी, क्वेश्चन नंबर 7 खत्म हो गया। ठीक है।
हमने क्या लिखा है? क्वेश्चन है कि पोएट ने इस नेचर को किस भावना से और किस तरह से देखा है, ये क्वेश्चन है हमारा। तो समझो बात को। पोएट इस नेचर को सिंपल और इनोसेंट यानी कि निर्दोष के भांति इस संसार को मिला एक गिफ्ट है नेचर, समझे? इस वर्ल्ड को, दुनिया को, नेचर में जो कुछ भी चीजें हैं वो इस दुनिया को गिफ्ट की तरह मिला है, राइट? इसीलिए पोएट के अकॉर्डिंगली हम लोगों को इस नेचर का सम्मान करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए। प्रकृति में जो कुछ भी चीजें हैं अनमोल है, जैसे हवा, पानी है ना, या फिर पृथ्वी, जमीन, मिट्टी, ये सब कुछ प्रीसियस है, ठीक? इसे कंजर्व करना चाहिए। और इस नेचर में ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो दुर्भाग्यशाली है, ठीक? पोएट कहते हैं कि हर एक चीज जो प्रकृति में है वो सभी कुछ एक पॉजिटिविटी लेके आता है हर एक व्यक्ति के जीवन में, ठीक है? क्लियर है? तो इसीलिए हम लोगों को किसी चीज से घृणा की भावना नहीं रखना चाहिए कि भाई घृणा है, नहीं। यहाँ तक कि बिल्ली भी है जो आप लोग उससे घृणा करते हैं कि रास्ता काट दिया, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सब बेफिजूल की बातें हैं, ठीक? कभी कहते हैं कि सभी कुछ पॉजिटिविटी से भरा हुआ है और सभी कुछ सकारात्मक है, सभी कुछ सौभाग्यशाली है, समझे? सभी चीजों से प्रेम की भावना रखना चाहिए, ठीक है? नफरत की भावना कभी नहीं रखना चाहिए। क्लियर? तो ये खत्म होता है क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। इसे लिख लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन और भी बहुत सारे हैं, सभी को बारी बारी से देखेंगे, चिंता की बात है नहीं। हैव यू रिटन दिस? कैन आई रेज इट? क्या लिखा इसे तुमने? मैं मिटा दूं? जस्ट से इट अगेन। यस सर, वेरी गुड। सो नाउ ऑन द पेज नंबर 299, 299 पेज नंबर पर यहाँ पे कुछ 4 अलग तरह के क्वेश्चंस दिया हुआ है, ठीक है? समझे? 4 अलग तरह के क्वेश्चंस है। मैं उन सभी क्वेश्चंस को लिख डालता हूँ, ठीक ना? ऐसा नहीं पता चलेगा। ये तो लिख लिया होगा, मिटा सकता हूँ मैं इसको, राइट? लिख लिया है ना जी? मिटाया ना? बोलता नहीं है तुम लोग भाई। अच्छा, बोला मिटाने के लिए, ओके, कोई बात नहीं। एक्चुअली वो क्या है ना कि आपकी आवाज मेरे पास आया नहीं ना, इसीलिए। देखो इधर, जो 7 क्वेश्चंस था वो तो मैंने बना दिया, ठीक है? लेकिन अब आगे का जो क्वेश्चंस 4 है वो एडिशनल शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, जिसे आपको खुद से ही सोल्व करना चाहिए। समझ गया ना? ठीक है, क्वेश्चन देख लो एक बार भाई। क्वेश्चन है यहाँ पे एडिशनल शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, ये है क्वेश्चन तुम्हारा, ठीक? क्वेश्चन नंबर 1 देखो। हाउ डिड he become
he become happy all of a sudden. ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, what does the poet want to convey through the poem dust of snow. क्वेश्चन नंबर 3 देखो, what rhyme scheme is used in the poem? क्वेश्चन नंबर 4 देखो, what is the substance of the poem dust of snow? ठीक है, क्लियर? तो ये एडिशनल शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है जिसे आपको खुद से ही करना चाहिए। ठीक है, बारी बारी से इन सभी क्वेश्चंस को देखते हैं, चारों को समझ लेते हैं। चिंता मत करिए, मैं आपको आंसर लिखाऊंगा, बट अभी एक बार एक्सप्लेन कर लेते हैं, आंसर को भी देख लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर बारी बारी से आंसर सबका हम लोग लिखेंगे, चिंता की बात है नहीं। सो लेट अस स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, हाउ डिड ही बिकम हैप्पी ऑल ऑफ ए सडन? पोएट जो है वो हाउ यानी कि कैसे खुश हो गए अचानक से, क्योंकि वो तो पहले उदास थे। तो इसका आंसर होगा पहला का कि जब एक कौवे ने हेमलॉक ट्री के ऊपर से डस्ट ऑफ स्नो को पोएट के बॉडी के ऊपर गिराया तो उनका मूड जो है वो उदास से खुशी हो गए, खुश हो गए एकदम से। ठीक है, ठीक क्लियर है, आंसर खत्म हो गया। आगे एक लाइन जोड़ना चाहते हो तो जोड़ सकते हो कि जो और उस खुश हो गए तो उन्होंने अपना कुछ दिन का जो हिस्सा है वो कुछ कीमती समय को बचा लिया जो वो रिग्रेट में बर्बाद कर रहे थे, पश्चाताप में बर्बाद कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर पहला खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, व्हाट डज द पोएट वांट टू कन्वे थ्रू द पोएम डस्ट ऑफ स्नो? यानी कि क्वेश्चन नंबर दूसरा में आपसे पूछ रहा है कि जो पोएट है डस्ट ऑफ स्नो का वो क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, ये आपसे पूछ रहे हैं। ठीक है, तो मैसेज ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो का क्या है मैंने लिखा दिया आपको, वही आंसर है, फिर से बता देते हैं। सबसे पहला कि बी पॉजिटिव, हमेशा सकारात्मक रहो। दूसरा कि नथिंग इज अनलकी इन नेचर, यानी कि हमारे इस प्रकृति में ऐसा कोई भी चीज है ही नहीं जो दुर्भाग्यशाली हो। ठीक है, और तीसरा बी हैप्पी, हम लोगों को खुश रहना चाहिए। और चौथा क्या लिखा थे भाई? हाँ, इंजॉय अ स्मॉल थिंग्स, यानी कि छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढो यार। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा कुछ होगा तो ही आप खुश होइएगा, छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढिए, आप मुस्कुराइए जनाब। ठीक ना, क्लियर है? तो आंसर खत्म हो गया दूसरा का। ठीक है, दूसरा खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो। ठीक, व्हाट राइम स्कीम इज यूज्ड इन द पोएम? पोएम में कवि ने किस तरह का राइम स्कीम यूज हुआ है? कौन सा पोएम? डस्ट ऑफ स्नो। उसका राइमिंग स्कीम निकाल के बताया था, ए बी ए बी ए बी। तो ए बी राइमिंग स्कीम है कि कौन सा पोएम का? डस्ट ऑफ स्नो, जो किसके द्वारा लिखा गया है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। खत्म होता है।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, व्हाट इज द सब्सटेंस ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ अ स्नो, यानी कि डस्ट ऑफ अ स्नो जो पोएम है उसका मेन मुद्दा क्या है। सब्सटेंस का मतलब हुआ मेन मुद्दा, यानी कि एक तरह से आपको मैसेज पूछ रहा है कि पोएम का क्या मैसेज है। तो अभी भी बताया ना आपको जी, क्या है मैसेज पोएम का, ठीक है। वही आंसर इसका भी हो जाएगा, सेम ही क्वेश्चन है भाई, लेकिन दोनों अलग अलग तरह से पूछा गया है, ठीक है। क्या मेन सब्सटेंस है, क्या मुद्दा है, तो मुद्दा, लेकिन इससे थोड़ा सा आप अलग लिख सकते हो, है ना, कुछ और चीजें जोड़ करके। सब्सटेंस में जस्ट लाइक ए समरी, सब्सटेंस का मतलब जस्ट लाइक ए समरी, तो आप इसमें लिखना, लेकिन आप ये ना लिखना कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के दौर लिखा गया ये वो, पूरा ऐसे लिखने की कोई जरूरत नहीं, आपकी मर्जी लिख भी सकते हो, ठीक है। जितना लिखो उतना ही अच्छा है, लेकिन सबसे पहले काम की बात, तो मेन सब्सटेंस ये है कि हम लोग क्या करता है, या फिर ज्यादातर नौजवान या फिर ज्यादातर लड़के जो है वो क्या करते हैं कि जब उसके साथ कुछ बुरा हो जाता है तो वो अपना पूरा कीमती समय जो है वो उसी चीज को सोच सोच करके समय को बर्बाद कर रहा होता है। लेकिन हम लोगों को ऐसा नहीं करना है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने डस्ट ऑफ अ स्नो वाले पोएम में पढ़ाया, जो कि मैंने आपको सिखाया, ठीक है। क्या होगा उससे, आपके साथ कुछ गलत हुआ है, आप उदास हैं, बार बार सोच रहे हैं कि अरे यार कैसे हो सकता है, वो मेरे को कैसे छोड़ कर जा सकती है कि नहीं, या फिर वो कैसे जा सकता है, ये नहीं हो सकता, राइट, लेकिन हो गया है, तो आप सोच करके उदास हैं। तो इससे क्या होगा, कुछ नहीं मिलने वाला ना। इससे बेहतर रहेगा कि आप इस चीज को छोड़ दो और मूव ऑन कर जाओ, आगे बढ़ जाओ, आपका समय तो बचेगा, और उस बचे हुए समय में नए दोस्त बनाओ, या फिर नए कुछ हाथ की कला सीखो, नया कुछ डिजाइन सीखो, है कि नहीं। बहुत कुछ आप कर सकते हो, क्योंकि टाइम इज मनी, मनी इज नॉट टाइम बट टाइम इज मनी, राइट, ठीक है। समय बचा लिया तो सब कुछ बचा लिया, पैसा बचा लिया तो सब कुछ नहीं बचा लिया, लेकिन समय बचा लिया तो सब कुछ बचा लिया, ठीक है। तो यही मेन सब्सटेंस है इस पोएम का, लिख लेना, ठीक है, ठीक ना, लिख लेना। So far as the substance of the poem Dust of Snow is concerned, it has been written by a great poet named Robert Frost. It is a very didactic poem, ठीक है। इस तरह से मेन सब्सटेंस यही है, जो भी बोला कि कीमती समय को बचाओ यार, है कि नहीं, ज्यादा उदास नहीं होंगे, ठीक। और कभी कभी मेन सब्सटेंस में यह भी लिखा जाएगा एक लाइन कि नेचर में जो कुछ भी पुराने जमाने से चलते आ रहा है कि वो अनलकी है, वो भी कभी कभी हमारे जीवन में बेहतर बदलाव लेके आ सकता है। इसीलिए सभी से मोहब्बत करना है, किसी चीजों से, इस प्रकृति में किसी भी चीजों से हमें नफरत नहीं करना है। यही तो पोएट ने बताया डस्ट ऑफ स्नो वाला पोएम में, जिसे मैंने आपको सिखाया, राइट। इज इट क्लियर नाउ, एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर, ओके, वेरी गुड। इससे लिख लीजिए, ठीक है, ये आपका HW रह जाएगा, ठीक है, ये आपका होमवर्क रह जाएगा, ठीक है, क्लियर, ये होमवर्क रह जाएगा, ठीक है। क्लियर, होमवर्क रह जाएगा, कहने का मतलब ये है डियर कि मैंने आपको बहुत अच्छा से पढ़ाया है और आपने ईमानदारी से पढ़ा है, इसका सबूत दीजिएगा ना आप। सबूत क्या है कि ये होमवर्क दिए हैं, 4 क्वेश्चंस आप इसे बनाइए, मैंने अभी अभी इस क्वेश्चंस का आंसर को एक्सप्लेन किया, तो आपके अंदर लिखने की क्षमता है कि नहीं, कैसे CBSE बोर्ड में आप एग्जाम दे करके पास करिएगा। तो लिखिए, कुछ प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद मैं अगले क्लास में जब मुलाकातें करूंगा तो इन सभी का आंसर लिखा दूंगा, ठीक है। तो आप आंसर भी लिख लेना फेयर कॉपी में, लेकिन अपने से भी प्रैक्टिस करो, अभी भी एक्सप्लेन किया, ठीक है, समझ में, तो इसको लिख लीजिए, ठीक, क्लियर, इज इट क्लियर नाउ, ठीक है। फिर लगभग टाइम भी हो गया है, ईमानदारी से पढ़िए, अच्छे से मेहनत से दिल लगा करके पढ़िए, ठीक है, जरा सा पेशेंस बनाए हुए रखिए। फिर से मिलेंगे अगले क्लास में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास, एंड फॉर दैट यू मस्ट वेट। हैव ए नाइस डे, एंजॉय योर डे, टेक केयर।